नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट 23 जुलाई को सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेगी बजट। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वह ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएगी। इससे पहले दोस्तों मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीबीआई बोली 4 जून के बाद कुछ नया घटनाक्रम हुआ, इसकी वजह से केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। बाकी आरोपियों की जांच पूरी, दिल्ली सीएम की बाकी। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस से जुड़े मामले में सीबीआई ने शनिवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की वजह बताई। सीबीआई के वकील एडवोकेट डीपी सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को 4 जून के बाद हुए कुछ नए घटनाक्रमों के बारे में जानकारी देंगे, जिसके कारण हमें अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ा। जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में बाकी आरोपियों की जांच लगभग पूरी हो गई है, सिर्फ दिल्ली सीएम की भूमिका की जांच करनी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई का बयान सामने आने के 3 घंटे बाद ही दिल्ली सीएम की पत्नी ने 3 मिनट 52 सेकंड का एक वीडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि एनडीए के एक सांसद ने डर से बयान बदल लिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। 10 जुलाई को फिर दिखेगी एनडीए और इंडिया ब्लॉक की टक्कर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कुछ सीटें तो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए विदायगी छोड़ी थी, लिहाजा वह विधानसभा सीटें खाली हो गई है। वहीं कुछ विधायकों के निधन के बाद विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिससे कि नए विधायक को चुनने के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, 10 जुलाई को बिहार की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अनंत राधिका की संगीत सेरेमनी में जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस। मुकेश नीता ने स्टेज पर रोहित सूर्या और हार्दिक को गले लगाया, नाती पोतों के साथ डांस भी किया। जी हां दोस्तों, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के फंक्शन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को कपल की संगीत सेरेमनी हुई। सेरेमनी में इंटरनेशनल पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने परफॉर्मेंस दी। परफॉर्म करने के लिए बीबर शुक्रवार सुबह मुंबई पहुंचे और देर रात लौट भी गए। द फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस फंक्शन में परफॉर्मेंस करने के लिए बीबर ने 83 करोड़ रुपए चार्ज किए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना का भाजपा पर तंज। कहा, क्रिकेट टीम को 11 करोड़ देकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही, अपनी जेब से पैसा दे सीएम। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटी भारतीय क्रिकेट टीम को महाराष्ट्र सरकार ने 11 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया था। इसे लेकर विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और शिवसेना ने एकनाथ शिंदे की सरकार पर निशाना साधा। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें क्रिकेटर्स की उपलब्धि पर गर्व है, लेकिन उन्हें राज्य सरकार के खजाने से 11 करोड़ रुपए दिए जाने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा करके सरकार अपनी ही पीठ थपथपा रही है। अगर क्रिकेटर्स को पैसा ही देना है तो मुख्यमंत्री अपनी जेब से यह पैसा दे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 11 करोड़ रुपए का कैश प्राइज का ऐलान किया था। यह ऐलान उन्होंने विधान भवन में किया था, जहां कप्तान रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे को सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कुरान पढ़ाने वाले पदशकियान ईरान के राष्ट्रपति बने। इराक से जंग लड़ी, हिजाब का विरोध किया, कट्टरपंथी जलीली को 30 लाख वोट से हराया। जी हां दोस्तों, ईरान में मसूद पदशकियान देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया। ईरान में शुक्रवार को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी। इसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। ईरानी स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक पदशकियान को 1 करोड़ 64 लाख वोट मिले, जबकि जलीली को 1 करोड़ 36 लाख वोट हासिल हुए। पदशकियान डॉक्टर होने के साथ साथ कुरान भी पढ़ाते हैं। दरअसल दोस्तों, 5 जुलाई को 16 घंटे तक चली वोटिंग में देश की करीब 50% 3 करोड़ से ज्यादा जनता ने वोट डाला था। इससे पहले दोस्तों, आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री स्टारमर को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया भारत आने का न्योता। ऋषि सुनक के लिए कही यह बात। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को जीत की बधाई देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ स्टारमर से फोन पर बातचीत की, बल्कि दोनों देशों के बीच भविष्य में और बेहतर संबंध विकसित करने की भी बातें की।
दोनों ने मजबूत आर्थिक संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने की अपनी कमिटमेंट भी जताई। दोस्तों आपको बता दें, ब्रिटेन में ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल का शासनकाल खत्म हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में 6 मंजिला इमारत गिरी, 15 लोग घायल, कईयों के फंसे होने की है आशंका। जी हां दोस्तों, गुजरात के सूरत के सचिन पाली गांव में एक 6 मंजिला इमारत के गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बिल्डिंग के गिरने से करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और 5 से 6 लोग फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी थी, बारिश के कारण इमारत गिरी है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम ने एनडीटीवी को बताया कि बिल्डिंग साल 2018 में ही बनी थी। फिलहाल एक महिला को रेस्क्यू कर लिया गया है। राहत कार्य अभी भी जारी है। टीम ने बताया कि बिल्डिंग में अभी 5 से 6 लोग फंसे हो सकते हैं। सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मेहनत कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में आकाशीय बिजली का कहर, 24 घंटे में 9 लोगों की मौत, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन जिलों में बारिश के अलावा तूफान और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। बिहार में मानसून ऐसा मेहरबान है कि लोगों की जान पर बनाई है। यहाँ पिछले 24 घंटे में विभिन्न जिलों में वज्रपात की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई। बिजली की चपेट में आए लोगों के लिए बिहार सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ओला कैब में गूगल मैप्स का इस्तेमाल हुआ बंद, कंपनी अब खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी। इससे सालाना 100 करोड़ रुपए बचेंगे। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर करने वाली कंपनी ओला कैब्स ने अब अपने बिजनेस में गूगल मैप्स का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी अब गूगल मैप्स की जगह अपने खुद के बनाए ओला मैप्स का यूज करेगी। ओला मैप्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ भावेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। भावेश अग्रवाल ने कहा कि पिछले महीने एज्यूर से एग्जिट होने के बाद अब हम गूगल मैप्स भी पूरी तरह से एग्जिट हो चुके हैं। हम गूगल मैप्स पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करते थे, लेकिन हमने इस महीने अपने इन हाउस ओला मैप्स पर पूरी तरह से शिफ्ट होकर उस खर्च को जीरो कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हाथरस हादसा, पटना में भोले बाबा के खिलाफ केस, सिविल कोर्ट में बीजेपी नेता ने दर्ज कराया। भगदड़ में 123 लोगों की मौत हुई। जी हां दोस्तों, यूपी के हाथरस कांड को लेकर सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के खिलाफ पहला केस पटना में दर्ज कराया गया है। पटना की सिविल कोर्ट में सूरजपाल सिंह के खिलाफ बीजेपी नेता कृष्ण कुमार सिंह कल्लू ने केस दर्ज कराया। सिविल कोर्ट के वकील रवि रंजन दीक्षित ने कहा कि हाथरस हादसे में 123 लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर पहला केस पटना सिविल कोर्ट में दर्ज हुआ है। केस निचली अदालत में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 109, 114, 115, 303 और 304 के तहत फाइल कराया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा का चौथा केस मिला। 14 साल का लड़का संक्रमित, 3 बच्चों की मौत, नाक के जरिए शरीर में घुसता है। जी हां दोस्तों, केरल में इंसानी दिमाग को खाने वाले अमीबा का एक और केस मिला है। एक 14 साल के लड़के में रेयर ब्रेन इन्फेक्शन अमीबा के संक्रमण की पुष्टि हुई है। लड़के का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार ब्रेन इन्फेक्शन से पीड़ित लड़का उत्तरी केरल जिले के पियोली का रहने वाला है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे 1 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई। उसे विदेशी दवाई दी गई है। अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बंगाल गवर्नर बोले 2 विधायकों को स्पीकर का शपथ दिलाना असंवैधानिक, राष्ट्रपति मुर्मू को लेटर लिखा। संविधान के आर्टिकल 188 का हवाला भी दिया। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत कर आए टीएमसी विधायकों को शुक्रवार को स्पीकर बीमान बनर्जी ने शपथ दिलाई। गवर्नर आनंद बोस ने इसे असंवैधानिक बताया। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को लेटर भी लिखा। आनंद बोस ने संविधान के आर्टिकल 188 का हवाला देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि विधायकों की शपथ के लिए डिप्टी स्पीकर को जिम्मा दिया गया था। संविधान और परंपराओं के मुताबिक राज्यपाल शपथ के लिए जिसे अधिकृत करता है, शपथ उसे ही दिलानी होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुनक का आखिरी भाषण, अक्षिता ने पहनी 42,000 की ड्रेस, ट्रोल हुई। पीएम आवास छोड़ते हुए सुनक बोले मेरी बेटियां यहां दिए जलाती थी। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में शुक्रवार को आम चुनाव में हार के बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पत्नी अक्षता मूर्ति भी मौजूद थी। अक्षता ने नीले और लाल रंग की धारियों वाली एक ड्रेस पहनी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत 42,000 रुपए थी। इस ड्रेस की वजह से अक्षता मूर्ति को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने अपने पोस्ट में कहा कि अक्षता की ड्रेस एक QR कोड है जो डिज्नीलैंड के लिए फ्री पास देती है। अक्षता की ड्रेस को बहुत देर तक देखते रहने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई एयरप्लेन कैलिफोर्निया जा रहा है। इसके अलावा अक्षता के हाथ में छाते को देखकर भी लोगों ने उन्हें ट्रोल किया। सुनक को विदाई देने के लिए 10 डाउनिंग स्ट्रीट ने एक वीडियो भी जारी किया।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भीख मांगने वालों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए बनेगी राष्ट्रीय नीति, एनएचआरसी ने सरकार से की यह सिफारिश। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शुक्रवार को एक परामर्श जारी कर भीख मांगने वाले व्यक्तियों का संरक्षण करने और उनका पुनर्वास करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने और राष्ट्रव्यापी डेटाबेस तैयार करने समेत कई सिफारिशें की। आयोग ने एक बयान में कहा कि यह परामर्श केंद्र और राज्य सरकारों को भीख मांगने वाले लोगों के जीवन में सुधार करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक पहलों और कल्याणकारी कार्यक्रमों को शुरू करने के बावजूद देश भर में लोगों का भीख मांगना जारी है और इसमें बड़ी संख्या में छोटे बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। ऐसे में इनको इस धंधे से निकालकर इनका पुनर्वास करना बेहद जरूरी है।